हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे जैसे फुल ऑन मस्त और बढ़िया मूड में होंगे, रेडी हो एक जबरदस्त जर्नी के लिए। आज से हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा एनिमे जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे डार्क, सबसे ब्रूटल और सबसे डिस्टर्बिंग माना जाता है। मतलब जो चीजें तुमने शायद कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, वो सब यहाँ बिना फिल्टर के दिखाई जाएंगी। इसकी स्टोरी इतनी हैवी और इंटेंस है कि हर एपिसोड के बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली हिल जाएगा। और बिलीव मी, ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो तुम्हें स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से शुरू हो रही है एक डार्क, डेंजरस और माइंड ब्लोइंग जर्नी। और हाँ, अगर तुम 18 से कम हो तो ऑनेस्टली ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। बर्ज़र्क का एपिसोड 1 ब्लैक स्वॉर्ड्समैन 1997 की सीरीज का ओपनिंग होता है एक ब्लैकस्मिथ के साथ जो ड्रैगन स्लेयर नाम की एक एब्सर्डली मैसिव मॉन्स्टर साइज ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्ज कर रहा होता है, और पास ही एक आदमी काले कपड़ों में चुपचाप बैठा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट गट्स, एक ब्रोकन, टॉर्चर्ड और जिंदा लाश जैसा वॉरियर जो अपनी नई तलवार उठाता है और कोका नाम के एक डार्क शहर में एंटर करता है, जहां का एटमॉस्फेयर पहले से ही इतना डिप्रेसिंग होता है कि हर चेहरा होपलेस लगता है। एक टावन के अंदर एक बंदा बोलता है कि जब से ग्रिफिथ किंग बना है तब से सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और तभी कुछ गुंडे एक यंग लड़की को घसीटते हुए लाते हैं, उसको टेरराइज करना शुरू कर देते हैं, टेबल पे गिरी हुई शराब चटवाते हैं, और जब उसका ग्रैंडफादर उनसे भीख मांगता है तो उसको भी बिना सोचे समझे पीट देते हैं। प्रॉपर स्कमबैग्स। लेकिन बर्ज़र्क की दुनिया में ये लोग अभी भी छोटी मछली होते हैं। तभी अचानक गट्स दौड़ तोड़ के अंदर घुसता है और अपनी मैकेनिकल आर्म पर लगे ऑटोमेटिक क्रॉसबो से 3 थग्स को सीधा उड़ा देता है। लास्ट वाले को थ्रोइंग नाइफ मार के बस इतना बोलता है कि अपने मास्टर को मैसेज दे दे, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। पीछे से एक थग स्नीक अटैक करता है और गट्स उसको अपनी बेहिम्मत ग्रेट स्वॉर्ड से एक ही स्ट्रोक में 2 टुकड़ों में काट देता है। सीरियसली ये तलवार इतनी मैसिव है कि बस्टर स्वॉर्ड भी शर्मा जाए। बाद में एक आदमी मिनिस्टर ऑफ कोका को सब रिपोर्ट करता है और मिनिस्टर तुरंत टाउन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ा जाए। लेकिन वो अपने बॉस स्नेक बैरन से ये न्यूज देने से भी डरता है, क्योंकि वो बंदा शिनिगामी जैसा दिखता है और ऊपर से ओपनली बोलता है कि उसको बोन्स क्रश होने और लोग जलने की आवाज पसंद है। फुल साइको वाइब्स। और इसी बीच गट्स फॉरेस्ट में कैंप कर रहा होता है जब उसकी गर्दन का ब्रांड अचानक ब्लीड करने लगता है। स्पिरिट्स उसको हॉरिफाइंग विजन्स के थ्रू टॉर्चर करती हैं और बोलती हैं कि जब तक ये मार्क उसके बॉडी पे है तब तक उसकी बॉडी और सोल उनकी प्रॉपर्टी है। गट्स उन घोस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता, और गुस्से, दर्द और फ्रस्ट्रेशन में वो ग्रिफिथ का नाम कर्ज करता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि उसका पास्ट ग्रिफिथ के साथ डीपली, डेंजरसली और ब्लड सोक्ड तरीके से जुड़ा हुआ है। ग्रिफिथ, इस ब्यूटीफुल बास्टर्ड को कौन भूल सकता है। और जब बास्टर्ड्स की बात हो ही रही है तो स्नेक बैरन और उसके आदमी पूरे शहर को आग के हवाले कर देते हैं। हर गली, हर घर, हर चेहरा जलता हुआ, सिर्फ इसीलिए ताकि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को बाहर निकाला जा सके। और अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान काम कर जाता है। गट्स अपने क्रॉसबो से सोल्जर्स के एक पूरे ग्रुप को ढेर कर देता है, लेकिन तब बैरन अपना असली चेहरा दिखाता है। अपनी इंसान वाली स्किन छोड़कर एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी टेल से गट्स को दूर जाके पटक देता है। फिर घमंड के साथ बोलता है कि कोई ह्यूमन कभी भी उस जैसे मॉन्स्टर को मैच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात किसी नॉर्मल ह्यूमन की हो ही नहीं रही। गट्स अपनी मैकेनिकल आर्म के अंदर छिपा हुआ कैनन यूज करके सीधा बैरन को ब्लास्ट करता है और फिर ड्रैगन स्लेयर से उस पर ब्रूटल स्लैश करता है। उसके बाद वो बैरन के गले के पास लटक रहा वो मिस्टीरियस स्टोन छीन लेता है, और जब बैरन डर और दर्द में मर्सी के लिए भीख मांग रहा होता है तब गट्स बिना एक सेकंड सोचे उस पर दर्जनों एरोस चला देता है और उसे उसी आग में जलने के लिए छोड़ देता है जो उसने खुद शुरू की थी। और यहीं से स्टोरी अचानक काफी सालों पीछे जंप करती है, जब गट्स काफी यंग था और अपने से ऑलमोस्ट डबल साइज के एक नाइट से फाइट करने जा रहा होता है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक आर्मी एक मैसिव फोर्ट्रेस को सीज कर रही होती है। बैटरिंग रैम से गेट तोड़ दिया जाता है, लेकिन पूरी आर्मी को गेट पर ही रोक लेता है एक जायंट नाइट, जिसके हाथ में एक भयानक बैटल एक्स होता है, जिसको बाजुसो द 30 मैन स्लेयर के नाम से जाना जाता है। और यहीं गट्स बिना एक पल डरे उस मॉन्स्टर के सामने आता है और अपनी स्पीड, टाइमिंग और स्किल का यूज करके उसको काटकर जमीन पर गिरा देता है।
यहीं से क्लियर हो जाता है कि गट्स एक ट्रैवलिंग मर्सनरी है और जिस आर्मी के लिए वो फाइट कर रहा होता है उसका जनरल उसको एक परमानेंट पोजीशन ऑफर करता है, लेकिन ये सेटल्ड लाइफ गट्स को सूट नहीं करती। इसीलिए वो अपनी पेमेंट उठाता है और बिना पीछे देखे अपना नेक्स्ट गिग ढूंढने निकल जाता है। साथ ही ये भी समझ आ जाता है कि गट्स को कोई भी उसको टच करे ये बिल्कुल पसंद नहीं, उसका पर्सनल बबल इशू काफी सीरियस है। और जब वो आगे ट्रैवल कर रहा होता है तब उसको बैंड ऑफ द फैल्कन स्पॉट कर लेती है, एक पावरफुल मर्सनरी ग्रुप जिसका लीडर है कैरिज्मेटिक, काम और कॉन्फिडेंट ग्रिफिथ, और उसके कुछ अंडरलिंग्स ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए काफी ज्यादा ईगर और ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ग्रिफिथ हमेशा की तरह बिल्कुल चिल और नॉनचलांट रहता है और अपने आदमियों से सीधा बोल देता है कि मन हो तो गट्स को मार सकते हो, क्योंकि जब तक वो खुद उस वॉन्डर को नहीं मारता जो उसकी ग्लोरी के बीच में आ गया है उसको चैन नहीं मिलेगा, और जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा या तो वो हटेगा या फिर मरेगा। कैस्का अपनी टीम को वार्न करती है कि ये लोग गट्स के लेवल के नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई उसकी बात नहीं मानता। गट्स 2 लोगों को पल भर में गिरा देता है और जब लगने लगता है कि पूरी स्क्वाड वाइप हो जाएगी तब ग्रिफिथ कैस्का को ऑर्डर देता है कि अब फाइट में उतरो। कैस्का गट्स को आर्म में शूट करती है, लेकिन गट्स न रुकता है न स्लो होता है, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कैस्का को, बैंड की सेकंड बेस्ट फाइटर कैस्का को पुश करते हुए सीधा कॉर्नर तक ले जाता है। और यही क्लियर हो जाता है कि काम सही से खत्म करना है तो अब ग्रिफिथ को खुद ही आना पड़ेगा। लीडर होने के साथ साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। वो इंटरवीन करता है और अपनी पतली सी सेबर से गट्स की मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड को ऐसे ब्लॉक कर लेता है जैसे वो कोई नॉर्मल ब्लेड हो। फिर लाइटनिंग स्पीड से गट्स के साइड में स्टैब करता है और गट्स सीधा जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में गट्स एक भयानक नाइटमेयर में चला जाता है जहां वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा होता है और एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपने अडॉप्टिव फादर गैम्बिनो से मदद मांगता है, लेकिन गैम्बिनो ठंडे और दर्द भरे लफ्जों में बोलता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि गट्स ने ही उसको मार दिया। गट्स रोते हुए चिल्लाता है, माफी मांगता है और तभी एक स्केलेटन आर्मी उसको चारों तरफ से घेर के टॉर्चर करने लगती है। और इसी बीच होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए भी गट्स को फील होता है कि कैस्का उसके पास नंगी लेटी हुई है, क्योंकि अपेरेंटली ग्रिफिथ ने ऑर्डर दिया होता है कि इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के बाद गट्स को वार्म रखना जरूरी है। और ऑनेस्टली ये कैस्का के लिए फाइट हारने का काफी ह्यूमिलिएटिंग और ऑकवर्ड पनिशमेंट जैसा ही लगता है। ग्रिफिथ गट्स के गट्स और उसकी स्टबर्न विल से काफी इंप्रेस्ड होता है और चाहता है कि वो बैंड ऑफ द फैल्कन ज्वाइन करे, लेकिन गट्स सीधा मना कर देता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बात का फाइनल फैसला एक और ड्यूल से ही होगा, और यहीं से ही फील आने लगती है कि ये फाइट सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि ईगो, विल पावर और डेस्टिनी की टक्कर होने वाली है। एपिसोड 3 फर्स्ट बैटल में जैसे ही उनकी फाइट स्टार्ट होती है, गट्स खुद भी सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि ग्रिफिथ कितनी इजीली उसके हर ब्लो को डॉज कर रहा है। ग्रिफिथ कामली बोलता है कि फाइट तब करें जब गट्स फुल्ली हील हो जाए, लेकिन पेशेंस कभी गट्स की स्ट्रॉन्ग सूट रही नहीं। पूरा बैंड सांस रोक के फाइट देख रहा होता है और तभी अचानक ग्रिफिथ गट्स की स्वॉर्ड के ऊपर जंप करता है और उसको जमीन में लॉक कर देता है। जवाब में गट्स ग्रिफिथ की स्वॉर्ड का टिप अपने दांतों से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हिल से नीचे लुढ़कते चले जाते हैं। अब जब दोनों के हाथ से वेपन्स छूट जाते हैं, ग्रिफिथ लाइटनिंग स्पीड से गट्स को पिन कर लेता है और उसको सरेंडर करने बोलता है, लेकिन सरेंडर गट्स की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए फाइट खत्म करने के लिए ग्रिफिथ को उसका शोल्डर डिसलोकेट करना पड़ता है और एंड में ग्रिफिथ गट्स की आंखों में सीधा देख के बोलता है कि अब से वो बैंड ऑफ द फैल्कन का हिस्सा है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। कैस्का ये सब दूर से देख रही होती है और क्लियरली उसके चेहरे पर जेलसी और कंफ्यूजन दोनों दिख रहे होते हैं। वो बोलती है कि ग्रिफिथ ने पहले कभी किसी फाइटर में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर खुद ही मान लेती है कि गट्स जैसा बंदा उनको पहले कभी नहीं मिला था। उसी रात बैंड अपना न्यू मेंबर के ऐड होने की सेलिब्रेशन करता है, लेकिन सब लोग खुश नहीं होते क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि जिस बंदे ने उनके 2 कॉमरेड्स को मारा वो अब उनके साथ ही बैठ के पी रहा है। कॉर्कस नाम का एक मर्सनरी अपने कुछ साथियों के साथ प्लान बनाता है कि गट्स को नींद में ही खत्म कर देंगे, लेकिन कैस्का उनको रोक देती है। गट्स उसको थैंक्स बोलता है, पर कैस्का कोल्ड टोन में सीधा बोल देती है कि वो सिर्फ ग्रिफिथ के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कर रही है, उसको गट्स की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से उन दोनों के बीच का टेंशन और क्लियर हो जाता है, जैसे फ्यूचर में इनके बीच कुछ ना कुछ तो पक्का होने वाला हो। थोड़े टाइम बाद बैंड अपना नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करने वाला होता है, जो एक नियर बाय मिलिट्री कैंप पे रेड करना। ग्रिफिथ गट्स को सबसे क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है रियर गार्ड लीड करने की, मतलब बाकी सोल्जर्स को सेफली एस्केप करवाना, और साथ ही साथ जंगल के एक नैरो रास्ते पे हंड्रेड्स ऑफ एनिमी कैवलरी को रोक के रखना। कॉर्कस ये सुन के ऑलमोस्ट स्माइल कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि इस काम में गट्स पक्का ओवरवेल्म हो जाएगा और यही मर जाएगा। बैंड फुल स्पीड से कैंप पे अटैक करता है, एनिमीज को कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है और पल भर में सब कुछ
आग के हवाले कर देता है। गट्स बैंड की यंगेस्ट मेंबर रिकर्ड की जान बचाता है और फिर अकेला ही पीछे मुड़कर हैवी कैवलरी के सामने खड़ा हो जाता है। जो बंदा खुद इस ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था, वो यहाँ लिटरली अपनी जान पे खिलकर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाली परफॉर्मेंस दे रहा होता है। जब रिकर्ड जाके ग्रिफिथ को रिपोर्ट करता है तो ऑलमोस्ट सबको लगता है कि इतनी बड़ी फोर्स के अगेंस्ट शायद गट्स भी जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन ग्रिफिथ के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उसको गट्स पर भरोसा होता है और वो तुरंत एक टीम भेजता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो जो सीन देखते हैं वो उनको हिला के रख देता है। गट्स ऑलरेडी आधी हेवी कैवलरी को अकेला ही खत्म कर चुका होता है। लाशें जमीन पे बिखरी होती हैं और फिर ग्रिफिथ बाकी बचे एनिमीज को स्मार्टली एक ट्रैप की तरफ लीड करता है और जैसे ही वो वहां फंस जाते हैं, कैनन्स एक के बाद एक गरजते हैं और पूरी फील्ड आग और धुएं में बदल जाती है। उस रात बैंड अपनी एकदम फ्लॉलेस विक्ट्री सेलिब्रेट करता है और फाइनली गट्स को सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं बल्कि अपना एक फुल मेंबर मान लेता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की होती है बल्कि उनके एक बंदे की जान भी बचाई होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि गट्स पार्टी और सेलिब्रेशन टाइप का बंदा है नहीं। वो शोर शराबे से दूर अकेला बैठ के सोचना प्रेफर करता है, खासकर ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि ग्रिफिथ लीडर के तौर पे कितना शार्प और इफेक्टिव है। लेकिन हल्किंग मर्सनरी पिपिन लिटरली उसको उठा के जबरदस्ती सेलिब्रेशन के बीच ला पटकता है। पूरा बैंड गट्स के नाम टोस्ट करता है और गट्स थोड़ा हेजिटेंट, थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए भी उनके साथ ड्रिंक करता है। दूर से कॉर्कस और कास्का ये सब साइलेंटली देख रहे होते हैं और उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस ही बता देते हैं कि उनको फील हो रहा है बैंड ऑफ द फैल्कन के अंदर अब चीजें पहले जैसी सिंपल नहीं रहेंगी। कुछ बड़ा, कुछ डेंजरस और कुछ लाइफ चेंजिंग चेंज धीरे धीरे आने वाला है। अगली सुबह गट्स फिर से अपने यूजुअल लोनली और ब्रूडिंग मूड में होता है। उसी टाइम एक फ्रेंडली मर्सनरी जूडो उससे पूछता है, बता भाई नया काम कैसा लग रहा है? गट्स थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, हैरानी होती है मुझे, ये लोग जो बेसिकली खून खराबी करने वाले थग्स हैं, इतने लॉयल और कमिटेड कैसे रह सकते हैं? जूडो हल्का सा स्माइल करता और बोलता है, ये सब ग्रिफिथ की वजह से है। वो ऐसा लीडर है जिससे सब प्यार करते हैं और जो अपने लोगों को अंदर से इंस्पायर करता है। थोड़ी देर बाद ग्रिफिथ गट्स को वेल के पास बुला लेता है और फिर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे पे पानी उछलने लगते हैं। फुल मस्ती, फुल चिल मूड। तब गट्स नोटिस करता है कि ग्रिफिथ के गले में एक अजीब सा स्टोन लटक रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्यूचर में स्नेक बैरन के पास होगा। ग्रिफिथ बोलता है, इसे कहते हैं बेहलिथ या फिर एग ऑफ द किंग। कहते हैं जिसके पास ये होता है वो अपना फ्लैश एंड ब्लड देने के बदले दुनिया को रूल करने के लायक बन जाता है। फिर वो खुद ही थोड़ा ऑकवर्ड होकर ऐड करता है, पर ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता ये काम कैसे करता है। फिर भी एक मर्सनरी बैंड का लीडर होने के बावजूद ग्रिफिथ का सपना बहुत बड़ा है। वो चाहता है कि एक दिन वो अपना खुद का किंगडम रूल करे और बैंड ऑफ द फैल्कन उसकी पर्सनल आर्मी बने। गट्स को ये ड्रीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो ये भी जानता है अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ ग्रिफिथ। बैटल की तैयारी के बीच गट्स का दिमाग अपने पास्ट में चला जाता है। वो पैदा ही हुआ था एक भयानक बैटलफील्ड के बीच। मर्सनरी गैम्बिनो ने उसे उसकी माँ की लाश के पास से उठाया था। जिस गोर और लाशों के ढेर में वो मिला, उसी से उसका नाम पड़ा गट्स। उसकी परवरिश हुई एक वॉरियर की तरह। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल था, अपने सख्त अडॉप्टिव फादर गैम्बिनो को इम्प्रेस करना। लेकिन एक दिन गैम्बिनो का दिमाग फिर गया। उसने गट्स पर अटैक कर दिया और अपनी लवर शीसू की मौत का दोष गट्स पे डाल दिया, जबकि शीसू तो प्लेग से मरी थी और गट्स का उसमें कोई हाथ नहीं था। गुस्से और पागलपन में गैम्बिनो ने गट्स के नाक पर एक गहरा स्कार दे दिया और आखिर में गट्स को सेल्फ डिफेंस में अपने ही फादर फिगर को मारना पड़ा। जख्मी, टूटा हुआ और अकेला गट्स वहां से कैंप छोड़ के भाग निकलता है। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज जानती थी, किलिंग। 3 साल बाद बैंड ऑफ द फैल्कन के साथ लड़ते लड़ते गट्स उनके रीडर्स का कैप्टन बन जाता है और मिडलैंड और ट्यूडर के बीच चल रही 100 साल की जंग में ये बैंड इतना फेमस हो जाता है कि लोग उन्हें बैटलफील्ड के ग्रिम रीपर्स कहने लगते हैं। एक और विक्ट्री के बाद कास्का गुस्से में गट्स पर चिल्ला पड़ती है। रीजन? वो प्लान फॉलो करने के बजाय सीधा एनिमीज के बीच घुस जाता है। ग्रिफिथ कामली बीच में बोलता है, जब मैंने प्लान बनाया था मुझे पता था गट्स इसे इग्नोर करेगा, इसलिए मैंने ये चीज ऑलरेडी कंसिडर कर रखी थी। थोड़े टाइम बाद किंग ऑफ मिडलैंड ग्रिफिथ को नाइट बना देता है और बैंड ऑफ द फैल्कन ऑफिशियली आर्मी का हिस्सा बन जाता है। अगला मिशन, एक एनिमी आर्मरी पर अटैक। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं समझ आता है ये तो एक ट्रैप है। पूरी जगह ब्लास्ट के लिए रिग की भी होती है।
गट्स टाइम पर डेंजर सेंस कर लेता है, तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद कास्का थोड़ा शर्मिंदा होकर गट्स को थैंक्स बोलती है और उस पर डाउट करने के लिए सॉरी भी कहती है। फिर किंग उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन देता है, एक 2 एंट्रेंस वाले कैसल को सीज करने का। ग्रिफिथ अपना बेहलत हाथ में पकड़ता है और गट्स के रेडर्स को बैटल के लिए भेज देता है। कैसल के अंदर एक ही एनिमी कमांडर उन सब का रास्ता रोक लेता है। जूडो बोलता है, इस मॉन्स्टर का नाम है जॉड द इमॉर्टल। कहते हैं ये 100 साल से लड़ रहा है और मरने के बाद भी वापस आ जाता है। गट्स अपने लोगों को पीछे हटने को बोलता है और खुद आगे बढ़ के जॉड का सामना करता है। पर ये बंदा देखने में ही इंसान जैसा नहीं लगता। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ इंसेन लेवल का होता है। गट्स मुश्किल से एक हिट लैंड करता है, लेकिन जॉड बिल्कुल अनफेस्ड। और फिर वो एक जायंट मिनोटॉर जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। उसके सामने गट्स बस एक इंसेक्ट जैसा लगता है। ग्रिफिथ क्रॉसबो यूनिट के साथ आता है, लेकिन जॉड उन्हें पेपर की तरह चीर देता है। जब ग्रिफिथ और गट्स दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते, जॉड ग्रिफिथ को सीधा नॉकआउट कर देता है। जैसे ही वो फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, उसकी नजर पड़ती है ग्रिफिथ के गले के बेहलत पर। वो अचानक रुक जाता है और धीरे से बोलता है, क्रिम्सन बेहलत ऑफ द गॉड हैंड। वो हैरान होता है कि इतना सा ह्यूमन इस चीज का ओनर कैसे हो सकता है। जाते जाते वो गट्स को वार्निंग देता है, एक दिन ग्रिफिथ अपनी एम्बिशन के लिए तुझे बिट्रे करेगा और मरवा देगा। फिर वो अपने पंख निकालता है और हवा में गायब हो जाता है। जब बाकी बैंड वापस आता है, कास्का बेहोश पड़े ग्रिफिथ के पास भाग कर आती है और गुस्से में गट्स को ब्लेम करती है, जैसे कि एक लिटरल डीमन से लड़ना गट्स की ही गलती हो। एपिसोड 7 सोर्ड मास्टर। इतनी तबाही के बाद भी बैंड ऑफ द फैल्कन ने एनिमी का कैसल कैप्चर कर ही लिया और घायल होने के बावजूद ग्रिफिथ को किंग से एक और प्रमोशन मिल गया। बंदा सच में हर वॉर के बाद लेवल अप कर रहा है। रिकवरी के टाइम जब बड़े बड़े नोबल्स उससे मिलने आते हैं तो ग्रिफिथ अपना चार्मिंग स्मूथ ऑपरेटर वाला मोड ऑन कर देता है। हर लव्स मेजर्ड, हर स्माइल कैलकुलेटेड। इधर गट्स को जब गार्ड्स ग्रिफिथ के चेंबर के बाहर रोक देते हैं तो उसका टेम्पर सीधा ब्लास्ट हो जाता है। वो उन्हें साइड में ऐसे हटा देता है जैसे वो सिर्फ रुकावट हो, इंसान नहीं। लेकिन अंदर जाने से पहले ही कास्का उससे जोर का पंच जड़ देती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। वो क्लियरली समझा रही होती है कि गट्स का ये रेकलेस बिहेवियर ग्रिफिथ के पॉलिटिकल सपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। गट्स को ये बात चुभ जाती है। उसे लगता है जैसे हर बार गलती उसकी ही होती है। वो चुपचाप नहीं रहता, गुस्से में वहां से निकल जाता है, अंदर ही अंदर जलता हुआ। सच ये है कि फैल्कन के कई लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ग्रिफिथ एक फियरलेस बैटलफील्ड लीडर पसंद है, ना कि कोर्ट में मुस्कुराकर डील्स करने वाला पॉलिटिशियन। बाद में गट्स अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ट्रेनिंग ग्राउंड में निकालता है, अपनी हैवी ग्रेट सोर्ड को बार बार स्विंग करता हुआ, जैसे हर वार के साथ अपनी बेचैनी का टुकड़ा काट रहा हो। तब ग्रिफिथ आता है और कामली पूछता है कि जॉड के बाद क्या हुआ था। गट्स बताता है कि जॉड ने बेहलत को पहचाना, लेकिन उसकी वो अजीब डरावनी वार्निंग छुपा लेता है, शायद क्योंकि वो खुद उस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ग्रिफिथ भी एक पल के लिए सीरियस हो जाता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर का एग्जिस्टेंस ही रियलिटी को हिला देने वाला है। फिर गट्स सीधा सवाल फेंक देता है, मेरी जैसे एक बंदे के लिए अपनी जान रिस्क क्यों की? ग्रिफिथ का जवाब सॉफ्ट है पर अंदर से स्टील जैसा, क्योंकि मैं ऐसा ही लीडर हूं और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ एक सोल्जर नहीं हो। सीन का टोन तब शिफ्ट होता है जब किंग अपनी शर्मीली बेटी प्रिंसेस शार्लेट के साथ एंटर करता है। शार्लेट लड़खड़ा जाती है और ग्रिफिथ उसे पकड़ लेता है। मूवमेंट रोमांटिक लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ग्रिफिथ की आंखों में सपने सिर्फ प्यार के नहीं, पावर के भी हैं। और फिर आता है नेक्स्ट चैलेंज, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो रेजिंग रिवर के ऊपर बने एक ही ब्रिज से एक्सेसिबल है, यानी सीधा सुसाइड मिशन वाइब्स। एपिसोड 8 कॉन्स्पिरेसी। अंधेरी रात, ठंडी हवा और फैल्कन्स क्वाइटली अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करते हुए, रोपवेज लगाकर ट्रूप्स और वेपन्स को नदी के पार भेजना बिना दुश्मन को पता चले। ग्रिफिथ ब्रिज पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जबकि गट्स और उसकी रेडर टीम शैडो की तरह पीछे से घुस जाती है। ऑपरेशन इतना स्मूथ होता है कि एनिमी कमांडर एरन को छोटी सी राफ्ट पकड़कर भागना पड़ता है। पूरा ह्यूमिलिएशन। रिजल्ट, ग्रिफिथ को फिर प्रमोशन मिलता है, इस बार काउंट का टाइटल। एक कॉमनर का इतनी तेजी से नोबिलिटी में ऊपर उठना सिस्टम के लिए हजम करना आसान नहीं है। किंग का छोटा भाई जूलियस, जो व्हाइट ड्रैगन्स लीड करता है, अंदर ही अंदर जल रहा है। उसकी ईगो को सबसे ज्यादा चोट लगी है, तो वो मिनिस्टर फॉस के साथ मिलकर एक डर्टी गेम शुरू करता है। हंटिंग पार्टी के दौरान एक गलती से छूटा एरो ग्रिफिथ को खत्म कर दे। पॉलिटिक्स अब ओपन बैटलफील्ड नहीं रही, यहाँ मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपा है।
एपिसोड 9 असैसिनेशन। फॉक्स हंटिंग के नाम पर गार्ड ड्यूटी गट्स को बोरिंग लग रही होती है, लेकिन ग्रिफिथ के लिए ये परफेक्ट स्टेज है प्रिंसेस शार्लेट के करीब आने का। प्रिंसेस इनएक्सपीरियंस्ड है, हॉर्स राइड से डर रही है और ग्रिफिथ उसे पेशेंस के साथ गाइड करता है। उसकी आवाज काम, प्रेजेंस रीअश्योरिंग। तभी हवा का रुख बदलता है और एक जहरीला एरो सीधा उसके सीने पर लगता है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। गट्स और कैस्का दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन शौक ये है कि ग्रिफिथ बिल्कुल ठीक खड़ा है। एरो उसके बेहलत पर लगा और उसे स्क्रैच तक नहीं आई। ये सिर्फ लक नहीं लगता, ये डेस्टिनी जैसा फील होता है। ग्रिफिथ की नजर जूलियस पर टिक जाती है और बिना एक लफ्ज के वो समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है। किंग को लगता है कि ये एनिमी किंगडम का प्लॉट था और ग्रिफिथ ने प्रिंसेस को बचा लिया। रिजल्ट और ज्यादा फेम और ज्यादा ट्रस्ट। लेकिन रात को जब सब सो रहे होते हैं, ग्रिफिथ गट्स को बुलाता है और एक कोल्ड ऑर्डर देता है, जूलियस को खत्म करो। ये बैटलफील्ड का वॉर नहीं, ये साइलेंट किल है। ग्रिफिथ वार्न करता है कि सामने से तलवार चलाना और अंधेरे में किसी की जान लेना अलग चीज होती है। गट्स का जवाब सीधा है, ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, और वो निकल पड़ता है अपनी पहली स्टेल्थ मिशन पर। लेकिन सच ये है, गट्स शैडो में चलने वाला इंसान नहीं है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मिरेकल होगा, वरना खून तो बहेगा ही। ये मिशन सिर्फ असैसिनेशन नहीं, गट्स के लिए एक मॉरल लाइन क्रॉस करने जैसा है। एपिसोड 10 प्रेशियस थिंग। रात का अंधेरा। गट्स चुपके से महल की छतों पर से गुजरता हुआ जूलियस के क्वार्टर्स तक पहुंचता है। अंदर का सीन, किंग का भाई जूलियस अपने छोटे बेटे अडोनिस को तलवार चलाना सिखा रहा है, लेकिन प्यार से नहीं, इंसल्ट करके। तुम कभी किंग बन सकते हो, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बाप का प्रेशर अलग ही लेवल का। गट्स चुपचाप वेट करता है जब जूलियस अकेला होता है। एक ही वार, बस एक स्ट्राइक और जूलियस खत्म। लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलता है। अडोनिस, छोटा सा बच्चा, गलत जगह, गलत वक्त। और गट्स हेजिटेट भी नहीं करता, तलवार सीधा उस बच्चे के पार। रूम में सिर्फ खामोशी और गट्स के चेहरे पर शॉक। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा, इतना आसान था एक बच्चे को मार देना। वो हिल गया है, अंदर कुछ टूट गया है। एस्केप करते वक्त 2 गार्ड्स और मारने पड़ते हैं। और इस सब के दौरान ग्रिफिथ, वो एक रॉयल बॉल में फाइन मीट वाइन एंजॉय कर रहा है, प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लीडर सैक्रिफाइस करे या यूज करे, यहाँ सवाल खड़ा होता है। गट्स ट्रॉमा में ग्रिफिथ से बात करने जाता है। वो फाउंटेन के पास प्रिंसेस चार्लेट से बात कर रहा होता है। गट्स और कस्का चुपके से उनकी बात सुनते हैं और फिर ग्रिफिथ के मुंह से वो लफ्ज निकलते हैं जो सब कुछ हिला देते हैं। मैं फैल्कन्स में से किसी को अपना दोस्त नहीं मानता। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपना खुद का सपना चेस करे, किसी और का नहीं। साइलेंस, ये वही लोग हैं जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। ड्रीम्स लोगों को जिंदा भी रखते हैं और उन्हें कैद भी कर देते हैं। जूलियस के मरने के बाद किंग समझता है ट्यूडर का असैसिन था। ग्रिफिथ की रेपुटेशन और बढ़ जाती है, गार्डियन एंजल ऑफ मिडलैंड। लेकिन गट्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, क्या मैं सिर्फ एक टूल हूं? एपिसोड 11 द बैटल। वॉर का वक्त आ गया। प्रिंसेस चार्लेट ग्रिफिथ को एक कीपसेक देती है, उसकी माँ का यादगार हिस्सा। सेफ लौटना ताकि दोनों पीसेस फिर मिल सकें, सिंबॉलिक प्रॉमिस। दूसरी तरफ न्यू क्वीन सीधा कह देती है, कॉमनर कभी प्रिंसेस का पति नहीं बन सकता। कॉमनर? ग्रिफिथ? उसका ऑरा देख के तो लगता ही नहीं वो नॉर्मल दुनिया का इंसान है। बैंड ऑफ द फैल्कन को लीड करना है चार्ज टुवर्ड डॉलरे। बैटल स्टार्ट होती है। एनिमी कमांडर अडॉन कस्का को इंसल्ट करता है। क्या ग्रिफिथ के साथ सोने से प्रमोशन मिला? चीप, डिस्कस्टिंग। कस्का का खून खौल उठता है, लेकिन वो वीक लग रही है, पेल, अनस्टेबल। गट्स आगे बढ़ता है, अडॉन को गिरा देता है और तब कस्का बेहोश क्लिफ से नीचे गिरती है और गट्स बिना सोचे कूद जाता है। दोनों नदी में गिरते हैं। फैल्कन्स बैटल जीत जाते हैं, लेकिन उनके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स गायब। गट्स कस्का को शोर कर लाता है, उसे जिंदा करता है। वो फीवर में जल रही है। गट्स अपने बदन से उसे गर्म रखता है। बारिश तूफान बनकर गिर रही है। साइलेंट केव, 2 लोग और बीच में कुछ बदल रहा है। एपिसोड 12 टुगेदर। कस्का आंखें खोलती है और सबसे पहले क्या करती है? चाकू फेंकती है गट्स के सर पर। फेयर इनफ, नंगी हालत में केव में उठना ट्रॉमा ही है, लेकिन गट्स फिर भी अपनी टिपिकल स्टुपिडिटी दिखा देता है। विमेन बैटलफील्ड के लिए इमोशनल होती हैं। ब्रो, बैटलफील्ड किसी के लिए नहीं होता। कस्का उसे अपनी कहानी बताती है। एक छोटा गांव, वॉर ने सब बर्बाद कर दिया।
एक नोबलमैन आया, उसने 12 साल की कस्का को खरीद लिया, पेरेंट्स ने बेच दिया और वो आदमी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब एंट्री होती है ग्रिफिथ की। वो उस आदमी को रोकता है, कस्का को तलवार देता है और कस्का उस नोबल को वहीं मार देती है। उस दिन से वो ग्रिफिथ के सपने का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैल्कन्स कभी एक लॉर्ड जेनॉन के लिए काम करते थे, एक घटिया आदमी जिसे छोटे लड़कों का शौक था। कस्का डिस्गस्टेड थी, लेकिन ग्रिफिथ ने कहा फैल्कन्स को पैसा चाहिए फ्रीडम के लिए। एक रात कस्का ने ग्रिफिथ को जेनॉन के चेम्बर में देखा, नंगा। हाँ, ग्रिफिथ ने अपना जिस्म बेचा। रीजन क्या था? मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करूंगा, लेकिन अपने लोगों को नहीं। कस्का इमोशनल हो गई। उसने वाव लिया वो ग्रिफिथ के ड्रीम के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सैक्रिफाइस सच में सैक्रिफाइस था या एम्बिशन का एक कोल्ड कैलकुलेशन? और यहां से स्टोरी सिर्फ वॉर की नहीं रहती, ये बन जाती है ड्रीम्स वर्सेस ह्यूमैनिटी। एपिसोड 13, रेडी टू डाई। जंगल का माहौल पूरा डार्क और सफोकेटिंग है। हवा भी ऐसे चल रही है जैसे कोई बुरी खबर लेकर आ रही हो। गट्स और कास्का को ट्यूडर किंगडम के ब्लू वेल नाइट्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। कास्का अभी भी बुखार से कमजोर है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और सिचुएशन ऑलरेडी अगेंस्ट है। और इन सब के बीच एंट्री होती है एडन की, वही ओवर कॉन्फिडेंट जिंदा बचने में एक्सपर्ट बंदा जो हर बार पिटने के बाद भी ड्रामा करता हुआ वापस आ जाता है। इस बार भी बड़ा विलन मूड ऑन करके बोलता है कि गट्स को धीरे धीरे टॉर्चर करेंगे और कास्का को अपनी घटिया सोच का शिकार बनाएंगे। गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती। गट्स बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, रेज। फिर शुरू होता है प्योर डिस्ट्रक्शन का शो। तलवार हर स्विंग के साथ हवा को फाड़ रही है और नाइट्स एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। कास्का भी अपनी कमजोरी भूलकर गट्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर लड़ रही है। दोनों की केमिस्ट्री बैटलफील्ड पे नेक्स्ट लेवल है। एक अटैक करे, दूसरा कवर दे। लेकिन तब सीन और हैवी हो जाता है। ब्लू व्हील नाइट्स अपना सीक्रेट वेपन ले आते हैं, एक जायंट जैसा नाइट सैमसन, जो एक बड़ा सा फ्लेल घुमा रहा है जैसे हर स्ट्राइक में हड्डी तोड़ने का इरादा हो। थोड़ी देर के लिए लगता है फाइट इंटेंस होने वाली है, पर सच ये है कि गट्स के सामने वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। गट्स पूरा जान लगा देता है और ब्रूटल क्लैश के बाद सैमसन को भी धूल चटा देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। दुश्मन की गिनती कम ही नहीं हो रही, हर तरफ से सोल्जर्स आ रहे हैं। गट्स की सांसें हैवी हो रही हैं, जख्म गहरे होते जा रहे हैं, पर फिर भी वो खड़ा है। वो कास्का को जोर से बोलता है, ग्रिफिथ के पास भागो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। कास्का भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ घटिया थग्स उसे पकड़कर जमीन पे दबा देते हैं। गट्स दूर से ये सब देख रहा है, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए बीच में पूरा दुश्मनों का समंदर है। सीन पूरा होपलेस फील देने लगता है, जैसे एंड पास आ गया हो। एपिसोड 14, बॉनफायर ऑफ ड्रीम्स। वो सोल्जर्स कास्का को दबा के हंस रहे होते हैं, उसे कमजोर समझकर मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी, उसकी विल पावर। कास्का पास पड़ा लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाती है और बिना सेकंड थॉट के सीधा एक सोल्जर के गले में घुसा देती है। एक सेकंड में हवा बदल जाती है, बाकी के लोग शॉक में आ जाते हैं और तभी एंट्री होती है जूडो और फैल्कन्स की। परफेक्ट टाइमिंग, वो बाकी सबको क्लीन फिनिश कर देते हैं। कास्का तुरंत उन्हें वापस ले जाती है जहां गट्स रह गया था, और वहां जो सीन मिलता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। डजन्स लाशें जमीन पर पड़ी हैं, खून से मिट्टी गीली हो चुकी है और बीच में गट्स खड़ा है, जख्मी, हिलता हुआ, पर अभी भी जिंदा। उसका बॉडी टूट चुका है, लेकिन स्पिरिट नहीं। कैंप में डॉक्टर सीधा डिक्लेयर कर देता है कि गट्स की कंडीशन और लड़ाई अलाउ नहीं करती, पर ये गट्स है, उसके लिए रेस्ट एक जोक है। ग्रिफिथ वॉर काउंसिल के लिए जा चुका होता है, लेकिन सर्च पार्टी भेजने का डिसीजन उसी का था। सवाल ये है, क्या वो जेन्युइनली केयर करता है या बस उन दोनों की बैटलफील्ड वैल्यू समझता है? उसने खुद बोला था कि गट्स और कास्का हॉक्स के लिए एसेंशियल हैं, वो उन्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। रात को हिल के ऊपर कैंप की लाइट्स दूर चमक रही होती हैं। कास्का गट्स को जूडो की दी हुई स्पेशल मेडिसिन देती है। वहां एक क्वाइट मोमेंट मिलता है। गट्स धीरे से बोलता है कि साल्कन्स के हर इंसान के पास कोई सपना है, कोई गोल, कोई एम्बिशन, बस उसके पास नहीं। उससे ग्रिफिथ का ड्रीम भी पर्सनल लेवल पे मैटर नहीं करता। वो लड़ता है क्योंकि बचपन से वही करता आया है, बस सर्वाइवल मोड। कास्का सीधा सवाल पूछती है, तो क्या तुम फैल्कन्स छोड़ दोगे? गट्स थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, ये वॉर खत्म होने तक रुकूंगा, पर उसके बाद मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ये लाइन सिंपल है पर इम्पैक्ट हैवी है।
फिर अनाउंसमेंट होता है नेक्स्ट मिशन का। 30,000 सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ना है। सुनने में ही पागलपन लगता है। किंग भी प्लान अप्रूव कर देता है। कैंप में गट्स अपने कॉमरेड्स के साथ डाइस खेल रहा होता है, जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट स्कैरी लगता है। वो कहता है कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता, पर कास्का को डाउट है। शायद ग्रिफिथ का डिसीजन लॉजिकल से ज्यादा पर्सनल है। पता चलता है डोलरे का गवर्नर जेनिन है, वही डिस्गस्टिंग आदमी जिससे ग्रिफिथ का पुराना हिसाब बाकी है। शायद ये मिशन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रिवेंज भी है। कैसल के अंदर जेनिन को जब पता चलता है कि ग्रिफिथ खुद अटैक लीड करेगा तो वो क्रीपी एक्साइटमेंट में आ जाता है। ऑर्डर देता है कि ग्रिफिथ को जिंदा पकड़कर उसके चेंबर में लाया जाए और फिर शुरू होता है अटैक। फैल्कन्स फुल स्पीड में पर्पल राइनो नाइट्स पर चार्ज करते हैं। ग्राउंड हिलने लगता है घोड़ों के दौड़ने से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो घोड़े घुमाकर रिट्रीट कर जाते हैं। जेनिन को लगता है ग्रिफिथ डर गया, ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपनी आर्मी को उनके पीछे भेज देता है और कैसल ऑलमोस्ट खाली छोड़ देता है। और यही था ग्रिफिथ का रियल मूव। बैटलफील्ड पे सिर्फ तलवार नहीं चलती, दिमाग भी चलता है। भाई लोग, अगर तुम्हें बर्ज़र्क पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, अगर तुम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख के बता देना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है।